आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कंपटीशन से नहीं बल्कि मोनोपोली से बनी हैं? और ये बात ना सुनने में एकदम उल्टी लगती है ना। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कंपटीशन यानी प्रतियोगिता ही बिजनेस और समाज के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। बिल्कुल, हर जगह ही सुनते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, पीटर थिल की मशहूर किताब 0 to 1 के नोट्स, ये इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। हाँ, और हमारा जो मिशन है आज वो यही है कि हम इस बात की गहराई में जाएं, ये समझें कि जो बिल्कुल नई चीजें हैं वो कैसे बनती हैं। आप भीड़ से अलग होकर 0 to 1 का सफर कैसे तय कर सकते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ये जो सफर है ना, ये 1 to N वाले रास्ते से बिल्कुल अलग है। एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए, प्रगति या प्रोग्रेस के ना मुख्य रूप से दो रास्ते होते हैं। पहला है 1 to N, जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जो चीजें पहले से काम कर रही हैं, बस उनकी नकल करना। हाँ, बिल्कुल वही, जैसे ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इसका उदाहरण लें तो जैसे चीन आज वही कर रहा है जो अमेरिका बहुत पहले कर चुका है। तो अगर मेरे पास एक टाइपराइटर है और मैं उसे देखकर 100 और टाइपराइटर बना दूं, तो वो 1 to N हुआ। सही कहा। लेकिन जो असली चुनौती है और जो दूसरा रास्ता है वो है 0 to 1 वर्टिकल प्रोग्रेस। मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। यानी नई तकनीक। हाँ, अगर आप टाइपराइटर से सीधा वर्ड प्रोसेसर बना दें या कंप्यूटर का आविष्कार कर दें तो वो 0 to N नहीं, वो 0 to 1 है। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि हम परिवहन की समस्या सुलझाने के लिए बैलगाड़ियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम रुक कर एक इंजन का आविष्कार करें। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। और यहीं पर बहुत बड़ा एक बहुत ही गंभीर खतरा भी है। लोग सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ही सब कुछ है। हाँ, सबको लगता है कि दुनिया जुड़ रही है तो सब अच्छा ही होगा। पर सोचिए, अगर बिना नई तकनीक के सिर्फ ग्लोबलाइजेशन होता रहे तो वो एक भयानक तबाही ला सकता है। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर चीन या भारत के करोड़ों लोग बिल्कुल अमेरिका की तरह ही पुराने तरीकों से उसी लेवल पर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगे, तो क्या होगा? अरे बाप रे, तब तो पर्यावरण पूरी तरह तबाह हो जाएगा, संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे पास इतने संसाधन हैं ही नहीं। इसीलिए नई तकनीक कोई विलासिता नहीं है, ये आगे बढ़ने का एकमात्र टिकाऊ रास्ता है। सही बात है। लेकिन यार, एक सवाल उठता है फिर, अगर 0 से 1 जाना, कुछ नया बनाना इतना ही जरूरी है, तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? सब कुछ सेफ क्यों खेलना चाहते हैं? इसका जवाब ना इतिहास में छुपा है। 1990 के दशक के अंत में जो .com बबल आया था, उसके क्रैश में। ओह, वो 1999 के समय का पागलपन। वो तो हर तरफ बस पैसा बरस रहा था सिलिकॉन वैली में। हाँ, लोग अपनी कंपनी के नाम के आगे बस .com लगा रहे थे और करोड़ों डॉलर की फंडिंग ले रहे थे, बिना किसी बिजनेस मॉडल के। और इसी पागलपन के बीच ना, पेपाल का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण इन नोट्स में है। 1999 के अंत में पेपाल को यूजर्स की बहुत सख्त जरूरत थी। और पारंपरिक विज्ञापन तो काम कर नहीं रहे थे उनके लिए। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने नए यूजर्स को साइन अप करने के लिए सीधा $10 कैश देना शुरू किया। और अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते तो $10 और। हाँ, सीधे सीधे पैसा बांट रहे थे वो। वही तो, कोई भी आम फाइनेंस वाला इंसान तो यही कहेगा कि ये पागलपन है। उनका खर्च तो एकदम रॉकेट की तरह बढ़ रहा था। सतह से देखने पर तो ये एक आत्मघाती कदम ही लगता है। लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत ही सोची समझी गणितीय रणनीति थी। अच्छा। हाँ। पेपैल की टीम जानती थी कि उनकी प्रोडक्ट की असली वैल्यू तब तक नहीं है जब तक बहुत सारे लोग उसे इस्तेमाल ना करें। तो ये जो $20 वो दे रहे थे, वो असल में उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी। ओहो, एक ग्राहक को लाने का खर्च। बिल्कुल। और ये पारंपरिक विज्ञापनों से कहीं ज्यादा सस्ती और प्रभावी साबित हुई। इसी आक्रामक रणनीति की वजह से वो बबल फटने से ठीक पहले फंडिंग जुटा पाए और बच गए। लेकिन उस भयंकर क्रैश के बाद ना, सिलिकॉन वैली में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। और नोट्स बताते हैं कि उन्होंने डर के मारे 4 नए नियम बना लिए। हाँ, वो 4 नियम जो आज भी बहुत मशहूर है। पहला, कि छोटे छोटे और सुरक्षित कदम उठाओ। दूसरा, कोई लंबी योजना मत बनाओ, बस लीन रहो। तीसरा, नई मार्केट मत बनाओ, जो कंपटीशन मौजूद है उसी में सुधार करो। और चौथा, सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान दो, सेल्स पर नहीं। और मजेदार बात ये है कि पीटर थिल के अनुसार ये चारों सबक असल में पूरी तरह से गलत है। रुकिए,
लेकिन आज की दुनिया में तो लीन स्टार्टअप और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना तो सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। तो क्या ये अप्रोच गलत है? देखिए, लीन होना मतलब बिना किसी स्पष्ट योजना के बस प्रयोग करते रहना, ये कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। एक खराब योजना भी ना बिना योजना के होने से कहीं बेहतर होती है। हाँ, मतलब कुछ तो दिशा होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ छोटे छोटे सुरक्षित कदम उठा रहे हैं तो आप कभी भी 0 to 1 की छलांग लगा ही नहीं सकते। इसके लिए बहुत बड़ा और स्पष्ट विजन की जरूरत होती है। Here's where it gets really interesting, क्योंकि इस बड़े विजन का सबसे विवादास्पद उदाहरण है कंपटीशन से बाहर निकलकर मोनोपोली बनाना, और यही हमारा आज का मुख्य फोकस भी है। हाँ, क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी है कि मोनोपोली एक बुरी चीज है। लेकिन बिजनेस जगत का सबसे बड़ा झूठ ही यही है कि ये प्रतियोगिता अच्छी है और मोनोपोली बुरी। इसे साबित करने के लिए ना हमें कुछ बुनियादी आंकड़ों को देखना होगा। चलिए अमेरिकी एयरलाइंस और गूगल की तुलना करते हैं। ठीक है। एयरलाइंस हर साल अरबों डॉलर की वैल्यू बनाती हैं, लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। लेकिन 2012 के आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने प्रति यात्री सिर्फ 37 सेंट का मुनाफा कमाया था। सिर्फ 37 सेंट? इतनी बड़ी मशीनों और इतने स्टाफ के बाद भी? बिल्कुल। और दूसरी तरफ गूगल को देखिए। गूगल अपने रेवेन्यू का लगभग 21% हिस्सा शुद्ध मुनाफे के रूप में अपने पास रखता है। अरे बाप रे, ये तो एयरलाइन से 100 गुना ज्यादा है ना? और ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरलाइंस एक दूसरे के साथ भयंकर परफेक्ट कंपटीशन में फंसी हुई हैं। वो लड़-लड़कर कीमतें इतनी कम कर देती हैं कि मुनाफा खत्म हो जाता है। और गूगल अपनी मार्केट में लगभग अकेला है। हाँ, लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक खेल भी है। मोनोपोली वाली कंपनियां कभी खुद को मोनोपोली नहीं कहती। वो तो सरकार और एंटी ट्रस्ट कानूनों से डरती है ना। बिल्कुल, वो खुद को बहुत छोटा दिखाती हैं। गूगल कभी नहीं कहेगा कि सर्च इंजन पर उसका 90% से ज्यादा कब्जा है। वो कहेगा कि वो ग्लोबल विज्ञापन मार्केट का हिस्सा है। और उसमें उनका हिस्सा सिर्फ 3 या 4% है। क्या चालाकी है। हाँ, वो अपने बाजार की परिभाषा को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो उसमें एक छोटी मछली लगे। और इसके ठीक उलट, जो कंपनियां सच में कंपटीशन में फंसी होती हैं, वो खुद को अनोखा दिखाने का झूठा दिखावा करती हैं। जैसे नोट्स में वो पालो वल्टो के रेस्टोरेंट का उदाहरण है। हाँ, वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण। कोई भी रेस्टोरेंट खुद को एकमात्र ब्रिटिश नेपाली फ्यूजन रेस्टोरेंट बताकर अपनी तारीफ करेगा। वो अपनी मार्केट को जानबूझकर छोटा कर देगा ताकि लगे कि उसका एकाधिकार है। जबकि असलियत में वो आसपास के दर्जनों रेस्टोरेंट के साथ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है। ये पूरी स्थिति ना मुझे शेक्सपियर के नाटक रोमियो और जूलियट की याद दिलाती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब उस नाटक में जो दो परिवार थे, मोंटेग्यू और कैपुलेट, वो दोनों एक दूसरे से इतने मिलते जुलते थे, फिर भी बिना किसी कारण के लड़ते रहे और सब कुछ तबाह कर लिया। कॉर्पोरेट जगत में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की लड़ाई भी बिल्कुल वैसी थी। हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। एक समय था जब ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर की लड़ाई में इतने उलझ गए कि उनका पूरा ध्यान बस एक दूसरे पर था। और नतीजा, एप्पल चुपचाप आया आईफोन लेकर और दोनों से आगे निकल गया, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया। बिल्कुल। तो इससे यही समझ आता है कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और कंपटीशन असल में एक दूसरे के विरोधी हैं। एक क्रिएटिव मोनोपोली समाज के लिए बुरी नहीं है क्योंकि वो लोगों को नए और बेहतर विकल्प देती है। तो अगर मोनोपोली इतनी ही अच्छी चीज है, तो सवाल यह है कि भविष्य में मुनाफा कमाने वाली एक सफल मोनोपोली कंपनी बनती कैसे है? इसके लिए ना इन नोट्स में 4 बहुत ही स्पष्ट स्तंभ या पिलर्स बताए गए हैं। ओके, चलिए उन पर बात करते हैं। पहला स्तंभ क्या है? पहला है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। इसका नियम बहुत सख्त है। आपकी तकनीक या प्रोडक्ट बाजार में मौजूदा विकल्पों से कम 10 गुना यानी 10x बेहतर होना चाहिए। सिर्फ 10 या 20% का सुधार काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग अपनी पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। इसका एक बेहतरीन उदाहरण अमेज़न का शुरुआती दौर हो सकता है। जब अमेज़न शुरू हुआ तो वो किसी भी आम बुक स्टोर से कम 10 गुना ज्यादा किताबें ऑफर कर रहा था। हाँ, या फिर एप्पल का पहला आईपैड ले लीजिए। उससे पहले वाले टैबलेट्स इतने मुश्किल थे इस्तेमाल करने में कि आईपैड उनसे 10 गुना ज्यादा बेहतर डिजाइन वाला साबित हुआ। सही बात है। और दूसरा स्तंभ? दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट्स। मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, प्रोडक्ट उतना ही बेहतर होता जाएगा। लेकिन यहाँ एक कैच है।
इसकी शुरुआत हमेशा एक बहुत छोटे ग्रुप से होनी चाहिए। इसीलिए फेसबुक ने शुरुआत में ही पूरी दुनिया को जोड़ने की कोशिश नहीं की थी। बिल्कुल सही। मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से शुरुआत की। अगर वो पहले दिन ही सबके लिए खुल जाता तो वो एक खाली डिजिटल कमरे जैसा लगता है ना। हाँ, कोई किसी को जानता ही नहीं है। तो एक छोटे कैंपस में डेंसिटी बनाना जरूरी था। और फिर तीसरा स्तंभ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब जब कंपनी बड़ी हो रही हो तो लागत कम होनी चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियों में होता है, अगर ट्विटर को एक नया यूजर जोड़ना है तो उसका खर्च लगभग शून्य होता है। उन्हें कोई नई फैक्ट्री तो लगानी नहीं है। एकदम सही। और चौथा और आखिरी स्तंभ है ब्रांडिंग। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका डिजाइन, पैकेजिंग, सब कुछ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जिसकी नकल करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगा, या कम से कम पूछना चाहूंगा, क्या आज के समय में सिर्फ एक शानदार लोगो, खूबसूरत डिजाइन और भारी मार्केटिंग के जरिए हम कंपनी खड़ी नहीं कर सकते? टेक और बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है, सिर्फ बाहरी चमक दमक से कभी मोनोपोली नहीं बनती। नोट्स में याहू और उनकी पूर्व सीईओ मारिसा मेयर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, उन्होंने ब्रांडिंग पर बहुत जोर दिया था। बिल्कुल। लोगो बदला, ऑफिस का माहौल बदला, टम्बलर जैसी कूल कंपनियों को खरीदा, लेकिन काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाती जो 10 गुना बेहतर हो, तब तक ब्रांडिंग पूरी तरह खोखली रहती है। बिना 10x प्रोडक्ट के सिर्फ ब्रांडिंग से बिजनेस नहीं टिकता। वाह, ये बहुत गहरी बात है। तो इन 4 स्तंभों को खड़ा करने के लिए सही मार्केट और सेल्स रणनीति चुनना सबसे अहम हो जाता है। और यहीं पर ना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो 1% मार्केट शेयर वाली बात। हाँ, अक्सर स्टार्टअप्स अपनी पिच में कहते हैं कि हमारा मार्केट $100 बिलियन का है। अगर हम इसका सिर्फ 1% भी हासिल कर लें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत सेफ अप्रोच लगती है। रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े बाजार में घुसने का मतलब है कि वहां पहले से ही खूंखार प्रतियोगिता होगी। आपको हर कदम पर लड़ना होगा। इसके बजाय सही रणनीति ये है कि शुरुआत एक बहुत छोटे बाजार से करें। इतना छोटा कि उस पर आसानी से कब्जा किया जा सके। हाँ, जैसे अमेज़न ने सब कुछ बेचने से पहले सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत की। पहले उस छोटे बाजार पर एकाधिकार जमाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। What's fascinating here is कि जब हम प्रोडक्ट बनाने और बेचने की बात करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा झूठ प्रचलित है कि बेहतरीन प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाता है। ओहो, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स को हमेशा प्रोडक्ट डिजाइन का ही हिस्सा मानना चाहिए। अगर आपने बेहतरीन चीज बनाई है लेकिन उसे बेचने का तरीका नहीं खोजा तो फेल होना तय है। हाँ, और यहाँ 2 चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यानी CLC और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC। और नियम सीधा है, CLV हमेशा CAC से काफी ज्यादा होनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके भी तो अलग अलग होते हैं ना। जैसे SpaceX के लिए कॉम्प्लेक्स सेल जरूरी है, जहां एलन मस्क को खुद महीनों तक नासा के साथ करोड़ों की डील फाइनल करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो फेसबुक एड चलाकर बिक जाए। और वहीं दूसरी तरफ पेपल जैसी कंपनियों के लिए वायरल मार्केटिंग काम करती है। हाँ, जहां यूजर्स खुद ही अपने दोस्तों को लाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फेल है तो प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, आप 0 to 1 नहीं जा सकते। सही कहा। अब जब हम भविष्य, नई तकनीक और एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, तो एक डर हमेशा सामने आता है, क्या मशीनें और कंप्यूटर इंसानों की जगह ले लेंगे? क्या हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी? ये डर जायज लगता है, लेकिन इस किताब का नजरिया बहुत सकारात्मक है। हमें ग्लोबलाइजेशन और तकनीक में फर्क समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंसानों की जगह सस्ते इंसानों को लाना, जिसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन तकनीक का मतलब मशीनों का इंसानों के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंटैरिटी के रूप में काम करना है। मशीनें विकल्प नहीं है। ये बात सुन के सच में काफी राहत मिलती है। मतलब मशीनें इंसानों की तरह संसाधनों की मांग तो करती नहीं है। उन्हें ना शानदार घर चाहिए, ना खाना। बिल्कुल, वो सिर्फ डेटा प्रोसेस करने में हमसे बेहतर है, लेकिन इंसान निर्णय लेने और जटिल परिस्थितियों को समझने में मशीनों से बहुत आगे हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, पेपाल का ही शुरुआती फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम देखिए। उन्हें हर महीने $10 मिलियन का फ्रॉड झेलना पड़ रहा था। बाप रे। उन्होंने पहले सिर्फ कंप्यूटर से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हैकर्स चालाक थे, वो नियम बदल देते और इंसानों के लिए इतना सारा डेटा अकेले चेक करना असंभव था। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया, ईगोर,
कंप्यूटर ने भारी डेटा प्रोसेस करके संदिग्ध ट्रांजैक्शन को फ्लैग किया और फिर इंसानों ने उन गिने चुने ट्रांजैक्शन को देखकर अपना फाइनल निर्णय लिया। वाव, दोनों के तालमेल से समस्या सुलझ गई। ये आज के बिग डेटा वाले चलन के लिए बहुत प्रासंगिक है। लोग सोचते हैं बस बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लो और काम हो जाएगा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो बिग डेटा अक्सर गूंगा डेटा यानी डम डेटा होता है। जब तक कोई इंसान उस डेटा का सही विश्लेषण न करे, उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। महान कंपनियां ये नहीं सोचेंगी कि कंप्यूटर अकेले क्या कर सकते हैं, बल्कि ये सोचेंगी कि वो इंसानों की कैसे मदद कर सकते हैं। एकदम सही। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात साफ है, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। सफलता कोई तुक्का या संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी डिजाइन है। और यहाँ एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु है। भविष्य के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो स्टैग्नेशन यानी ठहराव, या फिर सिंगुलैरिटी यानी महातकनीकी विकास। मतलब अगर हम नई चीजें बनाना बंद कर देंगे तो बस बचे कुचे संसाधनों के लिए लड़ते रहेंगे। हाँ, और दुनिया खत्म हो सकती है। इसलिए हमें कुछ ऐसा बनाना ही होगा जो बिल्कुल नया हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि हम बस बैठकर भविष्य के बेहतर होने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद आज कुछ नया बनाना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपनी जिंदगी में उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जहां सिर्फ कला काट प्रतियोगिता है, या फिर हम अपना कोई अनोखा 0 to 1 खोज रहे हैं जिस पर सिर्फ हमारा एक अधिकार हो? आप देख रहे हैं बुक्स वॉइस स्टूडियो, ज्ञान की आवाज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।